गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक JEE और नीट के 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़ लिए। फर्स्ट चैप्टर इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सेकंड चैप्टर था हम लोगों का गैसियस स्टेट। जो आपके बुक में स्टेट्स ऑफ मैटर दिया है वो हम लोगों को JEE में गैसियस स्टेट्स होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट करके एक अलग चैप्टर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी थर्ड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी रिवाइज एक बार किया था, पर JEE के लिए थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार, कुछ जाएगा तो नहीं रिवाइज करने के लिए। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए जो हम लोग क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे या फिर जो पे वाइट बोर्ड था उसके ऊपर हम लोग जो लिख के लेते हैं वही हम लोग अभी स्लाइड्स में देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई, ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड माई फर्स्ट स्लाइड इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हम लोग चैप्टर का नाम है। तो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले तो हम लोग ये रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का केमिकल रिएक्शन वो होता है जहाँ पे एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होकर दूसरे साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जहाँ पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जहाँ पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिस्ट थे इन लोगों ने जो केमिकल रिएक्शन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, सेकंड वर्ड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और भी टाइप होते हैं जैसे कि होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। पर अभी फिलहाल केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहा है तो दो टाइप के रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जहाँ पे ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन स्टेट में नहीं जाता। ठीक है, और द रिएक्शन इन विच द एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, मतलब कि कंप्लीशन स्टेट में नहीं जाता, जहाँ पे प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं होता उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिक जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन स्टार्टेड फ्रॉम आइदर बोथ साइड, कोई भी साइड से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, या तो रिएक्टेंट साइड से या फिर प्रोडक्ट साइड से। देन दिस रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। और इसका जो डेल्टा जी है, फ्री एनर्जी जो है, गिव्स एनर्जी भी जिसको आप लोग बोल सकते हो, तो जीरो होता है। ये जो गिव्स एनर्जी आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में दिया है, ये एक्चुअली टर्म है आपका थर्मोडायनामिक्स का, जो आपका हीट वगैरह डिफाइन करता है, एंट्रोपी डिफाइन करता है, ये सब डेल्टा जी में आता है। तो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ ही लेंगे जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो नीचे कुछ 3 एग्जांपल्स दिए, 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज आपका जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। इसमें मैंने एक एसिड लिया है, एक बेस लिया है। जहाँ पे OH होता है वो क्या होता है, बेस होता है। जहाँ पे सिर्फ एक्टिव होता है वो आपका एसिड होता है। तो CH3COOH प्लस NaOH आपका जो रिएक्शन देता है वो CH3COONA प्लस H2, ये आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे मैं न्यूट्रलाइजेशन डालना भूल गया। ठीक है, वो याद रखो। एंड सेकंड वन इज है आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। थर्ड वन इज आपका जो है वो होता है CH3COOH प्लस C2H5OH, ये आपका एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन जो आपको देता है CH3COO C2H5 प्लस H2। ये सारे के सारे जो रिएक्शन, मैंने 3 जो रिएक्शन से एग्जाम्पल थे, ये आपको याद रखने हैं। कोई भी रिएक्शन आपको JEE में पूछ सकता है। और ये सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सारे के सारे रिएक्शंस का डेल्टा जी जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो आप लोग सब लोगों को पता है, जो रिएक्शन जो है आपको क्या पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें से रिएक्टेंट से पूरा का पूरा आपको प्रोडक्ट वापस मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो वापस रिएक्टेंट के फेज में नहीं आते। तो इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शंस कैन बी प्रोसीड टू कंप्लीशन। दिस रिएक्शन प्रोसेस इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। हालांकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन थे वो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए उसका जो एरो है वो दोनों साइड में पॉइंटेड रहता है, पर इसका जो एरो है वो एक ही साइड में आपका पॉइंटेड रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी लेस दैन जीरो। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू है आपका जीरो से कम होना चाहिए। इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे, इसके लिए बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे। जिसका एरो एक ही डायरेक्शन में होता है वो सारे के सारे आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है। और सेकंड वन इज SnCl2 प्लस 2FeCl3 SnCl4 2FeCl3, ये जो आपका जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो एक साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कम होकर दूसरे साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये जो नीचे AQ लिखा है इसका मतलब होता है एक्यूएस है, मतलब कि ये सारे के सारे रिएक्शन पानी में बने हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज आपका जो है वो इक्विलिब्रियम एट द डायनामिक नेचर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो आपका फेज है, इक्विलिब्रियम फेज में आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक टाइम पे चेंज होना बंद हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगा, सेम रेट रहेगा चेंज होने का कॉन्सेंट्रेशन का, तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम फेज, ठीक है। तो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो चेंज होने का टाइम जो है वो सेम रहेगा, मतलब कि दोनों एक साथ ही चेंज होंगे या फिर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कुछ नीचे दिए हैं, 7-6 आपको याद रखने। तो पहला जो है वो आप लोग इक्विलिब्रियम फेज जो है वो प्रेशर, डेंसिटी, कलर, कॉन्सेंट्रेशन से भी पहचान सकते हो। लैबोरेटरी में आपको पिंक कलर दिखाई देता है, ठीक है, केमिकल्स का येलोइश कलर दिखाई देता है, तो आप लोग ये बता सकते हो कि हाँ भाई ये रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम फेज में है। और उसके और भी टर्म्स जैसे कि प्रेशर है, डेंसिटी है, इससे आप लोग पहचान सकते हो कि हाँ ये हमारा इक्विलिब्रियम फेज है। और कॉन्सेंट्रेशन भी कैसे पहचान होगी, अगर रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा दोनों साइड में, तो हम लोग उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा इक्विलिब्रियम फेज में है। देन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज वेसल, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो ये आपको JEE और जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, नीट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम CET वगैरह, उसमें ये पूछ सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमेशा क्लोज वेसल में ही होगा। इतना अगर आप लोगों का वेसल ओपन होगा तो इक्विलिब्रियम फेज कभी भी नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल होता है जैसे कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर जो आपके प्रेशर वेसल्स में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, दवाइयाँ बनती है, वो सारी के सारी क्लोज वेसल में ही बनती है, जो ओपन वेसल्स में नहीं बनती है, ओके। नेक्स्ट वन इज, और इसका अगर आप लोग एक और एग्जाम्पल देखोगे तो अगर आपने एक बर्तन में पानी लिया और बर्तन के ऊपर आप लोगों ने ढक्कन रखा है, तो बर्तन में पानी वेपराइज भी होता है और पानी वापस कंडेंसेशन भी होता है, अगर बाहर का कंडीशन कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये आपका इक्विलिब्रियम फेज में है। तो इक्विलिब्रियम फेज हमेशा क्लोज वेसल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमेशा रिवर्सिबल इन नेचर होगा। रिवर्सिबल इन नेचर मतलब कि ये ना तो प्रोडक्ट देगा ना ही रिएक्टेंट देगा, दोनों साइड में सेम रहेगा, इसका रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये डायनामिक नेचर में रहेगा। डायनामिक नेचर मतलब क्या होता है, अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल बताया कि आपका जो पानी बर्तन में रखा है वो पानी आपका वेपराइज होता है और वापस कंडेंस भी हो जाता है। तो वेपराइज होना और कंडेंस होना, इसमें मॉलिक्यूल्स का जो है वो लेन देन होता है। मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेज से थे वो गैसियस फेज में चले जाते हैं, गैसियस फेज से वापस लिक्विड फेज में आ जाते हैं। तो ये जो पाथ चेंज हो रहा है या फिर ये फेज चेंज हो रहा है या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक नेचर बोलते हैं, इसका इक्विलिब्रियम। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम नेचर। सिमिलरली हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि डेल्टा जी अगर 0 हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन इसका मतलब कि मेरा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम फेज में भी है। सिमिलरली अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाता है तभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब ये डेल्टा एच टी डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एच जो है वो आपका एंथैल्पी है, इसी को हम लोग हीट भी बोलते हैं। टी जो है वो आपका टेम्परेचर है और डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी मतलब कि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस कैसे होता है, देखो अभी अगर आप लोग सॉलिड स्टेट को गर्म करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि पार्टिकल्स पहले फर्मली पकड़े हुए थे एक दूसरे को, अब ये पार्टिकल्स क्या हो गए, लूज़ हो गए। तो ये लूज़ जो हो जाता है पार्टिकल्स में जो डिस्टर्बेंस आ गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। अगर जो सॉलिड को आप लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट किया उसको और ज़्यादा गर्म करो तो क्या हो जाएगा, वो गैसियस फेज में चला जाएगा। तो गैसियस फेज में चला गया तो इसका एंट्रोपी क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो जैसे कि गैसियस फेज का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड फेज का सबसे कम होता है, और सॉलिड फेज का ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस क्या है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड है। अगेन ये भी आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के चक्कर में आ जाएगा, ठीक है। देन ये आपका जो है आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस में दिया है, ये आपका टाइम दिया है। जब भी आपका दोनों रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा तब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। देखो जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमेशा डिक्रीज में दिखाया जाता है, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है हमेशा इंक्रीज में दिखाया जाता है। देखो ऐसा क्यों दिखाया गया, फॉरवर्ड रिएक्शन में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से कम होकर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो ये पहले ज़्यादा था तो अभी ये कम हो गया। अब अभी ये प्रोडक्ट में जब जाता है तब ये प्रोडक्ट में जाते वक्त क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में जाते वक्त बढ़ना चालू हो जाएगा। इससे बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है हमेशा इंक्रीजिंग में देखा जाएगा, ठीक है। तो आपका जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब इक्वल स्टेट में आ जाएगा दोनों फेज में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है या फिर कोई भी आपका प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम फेज में आ गया, ओके। हम लोग जैसे कि फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम फेज मतलब क्या होता है, एक आप लोगों ने टेबल पे एक बॉटल रख दिया जो बॉटल कभी गिरता नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं ना कि सारे के सारे फोर्सेस कांस्टेंट हो चुके हैं आजू बाजू के, तो हम लोग उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। वैसे इसमें भी है, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोगों का जो केमिकल रिएक्शन जो भी प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम फेज में आ चुका है, ठीक है। इक्विलिब्रियम बहुत सारे टाइप्स के होता है, ओके। तो आपको जो याद रखना है बेसिकली वो आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम एक याद रखना है, और सेकेंड वन जो आपको डायनामिक नेचर जो है वो याद रखना है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होता है सॉलिड लिक्विड और गैसियस फेज में जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है या फिर इक्विलिब्रियम फेज एक्वायर्ड होता है, हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम ऑब्वियस से 3 टाइप के होंगे, तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा और सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आपको बेसिक एग्जांपल देखते हैं सॉलिड लिक्विड का। आप लोगों ने फ्रिज में से आइस निकाला, फ्रिज में से आइस पानी में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही सेम टाइम अगर पानी को आइस में कन्वर्ट होने के लिए लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोगों का जो पानी या फिर जो आइस है उसने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज एक्वायर्ड कर लिया है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए और वाटर को सेम आइस में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगता है, अगर वही टाइम आपका सेम हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज में आ चुका है। सेकेंड वन इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में आपका रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ये भी मैंने अभी बताया था, तो बर्तन में पानी रहता है उसके ऊपर ढक्कन रहता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कितने बार लोगे। देन थर्ड वन इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में भी आपको सिंपल आपके घर पे ये दिखाई देता है, अगर आप लोग कैम्फर निकालोगे, कैम्फर को बाहर रख दोगे तो कैम्फर सॉलिड स्टेट से वेपराइज हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर वही वेपराइज हुए पार्टिकल्स को अगर आप लोग वापस फिर से कैम्फर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो हम लोग उसको डिस्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। और अगर ये दोनों प्रोसीजर सेम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इन दोनों का रेट सेम है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम फेज एक्वायर्ड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोगों का आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने देख लिया कि इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अभी इतना तामझाम क्यों करने का ना, तो तामझाम करने के लिए हम लोगों ने और एक टर्म बना दिया, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग उसको बोलते हैं केसी। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जो बेसिक एग्जाम्पल है आप लोगों का, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी सी आप लोग इसमें हाथी घोड़ा खुद भी डाल दो, रिएक्शन जो कंपोनेंट आपके पास है। अभी ये बच्चों ऐसा बताने का बात तो नहीं है कि स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल बी ऑल्सो सेम, सी डी स्मॉल सी स्मॉल डी आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और जो कैपिटल जो दिख रहा है वो आपके कंपोनेंट या फिर एलिमेंट्स जो भी है तो रिएक्टेंट्स के लिए रिएक्टेंट में होते हैं, कोई भी रिएक्शन में होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपका मास एक्शन लॉ ये बोलता है कि मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आसान भाषा में समझाया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अगर उसके साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अटैच है तो उसको आप लोग क्या करोगे, पावर में लिख दोगे। अभी मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा देना है तो मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे के एफ डाल दिया। तो आर एफ दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए into concentration of B power B. Similarly for reversible reaction क्या, rate of reversible reaction is directly proportional to the concentration of C power C into concentration of D power D. So rate of reversible reaction is equal to Kr into concentration of C power C और concentration of D power D, ठीक है। अभी हम लोगों का इक्विलिब्रियम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कुछ एक टर्म बना सकते हैं जिससे हम लोग कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो क्यू, ये क्यू टर्म यूज़ कर रहे हैं कैसी, ये हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इक्वेट कर दिया।
तो मुझे ये ऐसा नीचे एक इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरा होता है KF/KR इज इक्वल टू C/C D/D और A पावर A B पावर B, ठीक है। तो ये जो KF/KR जो है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे KC लिखते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, KP लिखेंगे। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन गैसियस फेज में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन गैसियस फेज में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब हम लोग क्या टर्म लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कंसिडर करना है और आपको सेम जैसे केसी का इक्वेशन लिखा था ये इस तरह से, वैसे ही आपको केपी का इक्वेशन लिखना है। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर लिखना है, बाकी आपका जो इक्वेशन है वो सेम जाएगा, राइट। अभी रिलेशन बिटवीन केसी और केपी, इसके लिए आपको मैंने रिवाइज जो लेक्चर हुआ था उसमें भी बताया, आपका बोर्ड के फैकल्टी ने भी आपको बताया रहेगा कि इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है। ये जो पार्शियल प्रेशर जो है, तो जो पार्शियल प्रेशर जो है, तो हम लोगों ने ये तो 12th में रिवीजन के वक्त देखा था कि ये पार्शियल प्रेशर का वैल्यू जैसे PV = nRT है, वो इक्वेशन हम लोग इसमें डालेंगे तो उसको डिराइव करेंगे तो हम लोग को ये KP = KC RT पावर डेल्टा n मिल जाएगा। अब ये डेल्टा n क्या है, ये डेल्टा n जो है वो आपका C + D - A + B, ये जो स्मॉल c + स्मॉल d जो है वो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स है। और आपको जो R का जो वैल्यू है वो 0.08206 लीटर ATM में ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका KP। तो हम लोगों ने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे, फर्स्ट वन इज जो है वो आपका KC था एंड सेकेंड वन जो है आपका KP है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है। तो अगर आपका KC का वैल्यू 10⁻³ से बड़ा हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो रिएक्शन है वो अपने कंप्लीशन के रास्ते पे या फिर ये रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका KC का वैल्यू 10⁻³ से कम हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये रिएक्शन जैसे है वैसे का रुक जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो KC का वैल्यू है वो 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में अगर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम फेज में आ गया है। जो हम लोग का मेन मोटो है ये चैप्टर का कि भाई मेरा वैल्यू जो है 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में ही होना चाहिए, ताकि हम लोग बोल सकें कि मेरा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम फेज में है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप लोग अपना बोर्ड का बुक खोलोगे या फिर NCERT का बुक खोलोगे तो उसमें एक एरो या फिर एक बार जैसे दिखेगा जो 3 कलर में दिया रहेगा, दैट इज 10⁻³, फिर बीच का वैल्यू दिया रहेगा 10⁻³ से लेकर 10⁻³ तक का, और आगे दिया रहेगा 10⁻³ का। तो अगर 10⁻³ का वैल्यू आया तो इसका मतलब कि आपका रिएक्शन कंप्लीट स्टेट में है। 10⁻³ है मतलब कि आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा और बीच में है तो इक्विलिब्रियम फेज में है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग के रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। वैसे इक्विलिब्रियम फेज भी है जो होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इसमें कुछ अलग बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा है, इन्होंने केमिकल रिएक्शंस को ही थोड़ा तोड़ के जो दिया है वो बताया है कि भाई हाँ हमारे जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट जो है वो अगर सेम फेज में रहेंगे और दोनों भी इक्विलिब्रियम फेज में है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। अगर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग फेजेस में है तो हम लोग बोलेंगे कि हेट्रोजीनियस फेज में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में होना ज़रूरी है, तभी हम लोग ये इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अदरवाइज हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो फेजेस मतलब जैसे कि सॉलिड 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 होना चाहिए, मतलब कि आपके रिएक्टेंट्स जो है वो भी सॉलिड होने चाहिए, आपके जो प्रोडक्ट जो है वो भी सॉलिड होने चाहिए, या फिर गैसेस होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए, सब सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है या फिर दो रिएक्टेंट में से एक कंपोनेंट सॉलिड है दूसरा लिक्विड में है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको गैसेस में मिल रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हम लोगों का जो रिएक्शन है वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अभी मैंने नीचे कुछ टेबल बना के दिया है, तो जो है वो टेबल फॉलो करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये टेबल में कुछ होमोजेनस इक्विलिब्रियम के कुछ इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इक्वेशंस है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपका KP और KC का वैल्यू क्या हो सकता है ये उन्होंने दिया है। हर बार रिएक्शंस आपके ऐसे दिखते हैं मतलब ऐसे होंगे ये ज़रूरी नहीं है,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्शन ऐसे दिखते हैं, मतलब आपके Kp और Kc के वैल्यू सेम होंगे ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये पूरा इस तरह से प्रोसीजर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको इनिशियल मोल देखना है। तो जैसे कि हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें इनिशियल मोल 1 है, इसका 1 है और इसका क्या होगा 0 होगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम अगर इसका x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 है इसलिए इसका 2x हो गया, देन इसका 1 - x हो गया और इसका क्या हो गया 1 - x। अभी टोटल मोल इक्विलिब्रियम आपको निकालना है, तो 1 - x प्लस 1 - x प्लस 2x, तो 1 - x और 1 - x हो जाएगा -2x प्लस 2x, मतलब 2x 2 कट हो गया, तो बचता क्या है 1 और 1, तो 1 + 1 इज़ 2। सो इससे टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ 2। ठीक है, तो एक्टिव मासेस निकाले। इसके बाद उन्होंने मोल फ्रैक्शन निकाला है। मोल फ्रैक्शन आपको पता है आपको कैसे निकालते हो मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स लेना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है 2 होता है। तो अगर मुझे H2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 - x डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, तो I2 का निकालना है तो 1 - x डिवाइड बाई 2 और इसका निकालना है तो 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है आपका प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो आपका उससे क्या निकलेगा पार्शियल प्रेशर निकलेगा। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज़ अगर मैं Kp के इक्वेशन में, मतलब कि ये इक्वेशन में डाल दूंगा ये वाले, तो मुझे कुछ Kp और Kc के इस तरह से आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपको अगर बाकी कोई एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि एग्ज़ाम में, तो आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये आपके बोर्ड में भी फॉलो होंगे और ये आपके JEE नीट जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो उसमें फॉलो होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 12th होने तक। जिनको केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग या फिर कुछ और करना है उनको तो ये ज़िंदगी भर याद रखना है। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड ये तो बेसिक है। अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो Kc उसके Kc में और जो हाफ किया हुआ रिएक्शन में Kc में क्या रिलेशन आएगा वो मैंने दिया। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया है N2O4 gives 2NO2, इसका Kc मुझे ये मिलता है। ठीक है, इसका Kc मुझे ये मिलता है। अगर इसको मैं हाफ कर दूंगा तो उसका Kc मुझे ये मिलेगा, तो मुझे रिलेशन मिलेगा Kc = Kc पावर हाफ, मतलब Kc = ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये रिएक्शंस को मैं अगर रिवर्स कर दूंगा, उल्टा लिख दूंगा, तो मेरा Kc और Kc' में क्या फ़र्क पड़ेगा ये रिलेशन आपको। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप लोग दोनों का केसेस अलग अलग निकालो और दोनों केसेस को कंपेयर करो, फिर भी आपको यही रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी वही किया, ये रिएक्शन का केस निकाला, फिर ये रिएक्शन का केस निकाला, इन दोनों को कंपेयर किया, तब पता चला कि हाँ भाई ये रिएक्शन इसका जो Kc है वो इसका हाफ होता है। ठीक है, ऊपर वाले सिमिलरली इसको भी वही किया है तो डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि ले कैटलिस्ट प्रिंसिपल। ले कैटलिस्ट प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर आपके इक्विलिब्रियम फेज में अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर में अगर मैं चेंज कर दूँ तो आपका इक्विलिब्रियम फेज में क्या चेंज हो जाएगा वो आपको ले कैटलिस्ट प्रिंसिपल बताता है। और अगर आप लोगों को डेफिनेशन वाइज जाना है तो इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ रिड्यूसिंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, the system will adjust itself in such a way that the effect of the stress is reduced। मतलब कि अगर आप लोग कोई एक साइड का स्ट्रेस बढ़ा दोगे, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बढ़ा दोगे, तो वो दूसरे साइड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और अपना जो स्ट्रेस था वो रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम फेज में आ जाएगा। ये आपको ले कैटलिस्ट प्रिंसिपल करेगा। तो इसके फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम में बताया, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आ गया मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स में आ गया मतलब वॉल्यूम आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ही तो होता है। ठीक है, तो ये मेरा केमिकल रिएक्शन है सिंपल सा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बढ़ा दिया, मतलब कि इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो मेरा क्या चेंज हो गया, मेरा चेंज ये हो गया कि मेरा जो रिएक्शन है वो कौन सी साइड में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चालू हो जाएगा, मतलब कि सी और डी के साइड में चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव्स टू द राइट। देन अगर मैं इसका सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो मेरा जो रिएक्शन है वो फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू लेफ्ट। अभी अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ, पर मेरा सी और डी का वैल्यू छोटा है, इससे स्मॉल है और स्मॉल बी से, और मेरा डेल्टा एन जो है वो निगेटिव है,
तो मेरा रिएक्शन कहाँ पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। मतलब कि सिंपल सा फंडा है, अगर ये ए का और ये बी का वैल्यू बड़ा रहेगा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि PV = nRT में हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। सेम अगर इसमें इन दोनों में अगर C और D का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो मेरा रिएक्शन जो है वो फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेके कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और अगर दोनों का इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम फेज में है, तो दैट इज डेल्टा n इज 0, राइट। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, राइट, तो अगर मेरा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो या फिर मेरा डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है तो मेरा रिएक्शन जो है वो मेरा रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। यहाँ पे लिखा देखो टू लेफ्ट। अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब कि इसमें से हीट निकल रहा है तो मेरा रिएक्शन जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसमें हीट ऐड हो रहा है मतलब कि यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है ये साइड में तो मेरा रिएक्शन जो है वो कहाँ पे जाएगा, ये साइड में चला जाएगा। हीट ऐड होना मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक होना। हीट जो है वो निकल जाना मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक होना, राइट। तो अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मेरा रिएक्शन कहाँ से जाएगा, राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। और मेरा रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने देखेंगे कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डालने पे क्या चेंज होता है। बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम फेज में कैटलिस्ट डालोगे तो कैटलिस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम फेज में तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रहेगा वही आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट भी रहेगा, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो आपका समटाइम वही आपका प्रोडक्ट भी है। तो आपका कैटलिस्ट डालने पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वही आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट भी सेम ही हो जाएगा। तो दोनों का रेट बढ़ जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये था हम लोगों का थियरी। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, बहुत बड़ा हो गया इसमें। ठीक है, 30 मिनट का। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।